हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे क्लास 8th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 5, जो कि 19 अप्रैल को आपको मिलेगी। इस वर्कशीट में आज हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनका आपने एक बार यूज़ किया, ठीक है, उसके बाद उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक वाटर, सॉइल, एयर, फॉरेस्ट। लेकिन अगर इनका केयरफुली हमने यूज़ नहीं किया तो ये भी एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे। तो आज हमें पढ़ना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं, अपने कंटेंट को पढ़ते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कंटेंट पढ़ते हैं। वी हैव अंडरस्टूड एज टू वाई द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी। हम सबको पता है कि कंजर्वेशन जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन करना कितना ज़रूरी है। देयर आर मैनी रिसोर्सेज विच आर अबेंडेंट इन नेचर एंड ऑल्सो देयर आर सम विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस। हम सब जानते हैं कि ऐसे बहुत से रिसोर्सेज हैं जिनको आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जिनका आपने एक बार उपयोग कर लिया तो उनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। वी न्यू इट एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, जिनका आपने एक बार यूज़ किया और वो ख़त्म हो गए वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल। और जिनका, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल, ठीक है, आयरन, डीजल, नेचुरल गैस, ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। और वो रिसोर्सेज जिनको आपने यूज़ किया, ठीक है, आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, लाइक वाटर, सॉइल, एयर एंड फॉरेस्ट। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाली। दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड वेरी क्विकली आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, सॉइल एंड फॉरेस्ट। बट अगर हमने इनका उपयोग ठीक तरीके से अगर केयरफुली नहीं किया तो ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। Insufficient water and drying of natural resources of water are the major issue in most part of the world. Similarly, digging of topsoil and continuous deforestation led to the reoccurrence of natural disasters, which poses a great challenge to mankind. यानी कि हम देखते हैं कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ठीक है, वनों को बहुत काटा जा रहा है। अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कई कई किलोमीटर्स में लोगों को पानी लेने जाना पड़ता है, बहुत ड्रॉट पड़ता है वहाँ पे। सो ये सारी सिचुएशन हम ना चाहें कि हमें और भी कॉन्टिनेंट में फेस करनी पड़े। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं वर्ल्ड में होती जा रही हैं, और जो ह्यूमन, जो मैनकाइंड है, उसका जो जनरेशन है उसके लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तो एक तरीके से जो ह्यूमन की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? What would happen if potable water on earth gets reduced? अगर पीने योग्य पानी पृथ्वी पर से गायब हो जाए, खत्म हो जाए, तो मनुष्य का क्या होगा? सो इसका आंसर है millions of people die each year from preventable disease after drinking water from an unsanitary source. यानी कि गंदा पानी पीने से बहुत से लोग बीमारियों से मर जाएंगे। There will be a shortage of food grain. ठीक है ना, और जो फूड ग्रेन्स हैं उनके लिए पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगला है What would happen if forest on earth gets finished? क्या होगा अगर पृथ्वी से जंगल समाप्त हो जाए तो क्या होगा? If all forest on the earth disappear, then there will be no trees and we will not survive. ठीक है, अगर पृथ्वी सारे जो पेड़ हैं ख़त्म हो जाए तो ह्यूमन जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और दुनिया में किसी भी तरह के कोई भी ट्रीज़ जो है वो नहीं रहेंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ लैंड सॉइल और कंजर्वेशन ऑफ एयर और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बताया हुआ है। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हर कंजर्वेशन के दो पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर में दे रखा है कि हमें गाड़ी धोने के लिए और सड़क धोने के लिए पीने योग्य पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जब हम अपने डेली काम कर रहे हैं, घर के बाकी काम कर रहे हैं, डेली कोर्स के काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें पानी का ध्यान रखना चाहिए कि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, बाकी के जो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट अपनी तरफ से लिखने हैं। सो अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब जैसे कंजर्वेशन ऑफ लैंड या सॉइल, तो हम क्या करते हैं, जो फर्टाइल एरिया है, ठीक है, या जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करें। बिल्डिंग्स और जो फैक्ट्री है
उन क्षेत्र में बनाया जाए जो कि बैरन लैंड है, यानी कि जो बंजर भूमि है। कंजर्वेशन ऑफ ऑयल एयर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि प्लास्टिक और जो पत्तियां होती हैं उनको ना जलाया जाए और ज़्यादा पेड़ लगाया जाए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में हम देखते हैं कि हम कागज़ का प्रयोग कम से कम करें, कागज़ को ना फाड़ें, क्योंकि कागज़ जो है वो पेड़ों से आते हैं, और पीपल्स को यानी लोगों को अवेयर करें हमारे जो पेड़ काटते हैं उसके बारे में। अब मैं आपको इनके दो एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ। ठीक है बच्चों, 2 पॉइंट वहाँ लिखे हुए हैं, तो अब हम अगला पॉइंट अपने लिख सकते हैं। जैसे कि फिक्स ब्रोकन टॉयलेट्स एंड लीकी फ्यूकेट्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जो टॉयलेट और जो टैप होते हैं जो लीक हो रहे होते हैं, जो टूटे हुए हैं, वहाँ से बहुत पानी वेस्ट होता है, सो उसका ध्यान दिया जाए और जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा किया जाए। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में आप लिख सकते हैं जो एक ही ज़मीन पर बार बार खेती ना की जाए और एग्रीकल्चर के जो तरीके हैं वो बदले जाएँ। ठीक है, और क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि एक ही ज़मीन पर बार बार खेती ना करके अलग अलग खेतों का भूमि का उपयोग करें, ताकि जो जिस पर आपने पहले खेती की है वो जो लैंड है वो फर्टाइल दोबारा से फर्टाइल हो जाए। कंजर्वेशन ऑफ एयर में आप क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि आप जो गाड़ी का प्रयोग है वो कम से कम करें। अगला आप लिख सकते हैं कि जो फायर प्लेसेस हैं और जो वुड स्टोव है उनका यूज़ जो है वो कम से कम किया जाए। और जंगलों में जो आग लगती है उससे भी बहुत पोल्यूशन होता है, फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है उससे बहुत पोल्यूशन होता है। तो आप कोई और भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में हमें ध्यान रखना है कि जो जंगलों में आग लगती है, क्योंकि जंगलों में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है और आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसलिए जंगलों में आग जो है वो बहुत तेज़ी से फैलती है, तो इसीलिए हमें उस पर कंट्रोल करना होगा। और उसके बाद जो फॉरेस्ट के जो नियम कानून हैं, जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है उसको रेगुलेट किया जाए, और जो गवर्नमेंट है उसको इस चीज़ में इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका अच्छे तरीके से कम यूज़ किया जाए। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो एक बार आपने यूज़ कर सकते हैं, उसको दोबारा भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जो दोबारा बनते भी हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर, सॉइल, एयर, फॉरेस्ट। ठीक है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिनका आपने एक बार यूज़ किया, अब उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं और उनको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन इनका सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। वाटर का जो वेस्टेज है उसको हम कैसे रोक सकते हैं? हम पाइप्स और लीक्स जो होते हैं उनको चेक कर सकते हैं। जो व्यर्थ हम पानी बहाते हैं सिंक में या फिर जहीं कहाँ भी, उसमें हम कंट्रोल करें और हम पानी का दोबारा से यूज़ करें। पानी को, जैसे आपने कपड़े धोए पानी को, तो उस पानी को आप फर्श वगैरह धोने में यूज़ कर सकते हैं। अब अगला है, सजेस्ट द वेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए आप क्या बताएंगे? जैसे कि अभी मैंने बताया था उस समय, जो पेड़ों की कटने के लिए नियम कानून बनाए जाएँ। चेक ओवर फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए जो फॉरेस्ट वगैरह है उसको चेक किया जाए और जंगलों को एक तरीके से उसका विनाश होने से बचाया जाए, उसका प्रोटेक्शन किया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। रिसोर्सेज को हमें फ्यूचर के लिए बचा के रखना क्यों ज़रूरी है? एज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग, द कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जिससे कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वर्ल्ड में, तो जो हमारा चीज़ों को प्रयोग करने का तरीका है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, अगर लोग जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन भी, लोग रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसीलिए द रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सेव देम फॉर द फ्यूचर। ठीक है, हमें इस तरह से उपयोग करना है कि हमारे लिए तो वो यूज़ हो ही जाए और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमारे रिसोर्सेज बचे रहें। सो बच्चों, यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है क्लास 8th की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बच्चों, मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।